खबरें अभी तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं मुमताज खान और मैं हाजिर हूं हमेशा की तरह अपना बेहद खास कार्यक्रम अधिकारी लेकर आपके दरमियान। आज भी अपने इस कार्यक्रम में एक बेहद शानदार अधिकारी से आपकी मुलाकात कराएंगे। इससे पहले भी वो कई जिम्मेदारियां अदा कर चुके हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो के एडीजीपी आलोक मित्तल साहब से। आज आप उन्हें स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो के एडीजीपी के तौर पर जानते हैं, लेकिन इससे पहले भी एनआई के आईजी के तौर पर, सीबीआई से एसोसिएशन के तौर पर और सीआईडी चीफ के तौर पर हरियाणा के लोगों ने उन्हें जाना और समझा है। तो बिना कोई वक्त जाया किए मैं इस्तकबाल करूंगी अपने खास कार्यक्रम में स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो के एडीजीपी आलोक मित्तल साहब का इन अल्फाज के साथ कि चमक ये सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, चमक ये सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमानों के अखबार की है, मैं चलूं तो साथ मेरे कारवां चले, मैं चलूं तो साथ मेरे कारवां चले, बात ये गुरूर की नहीं बात मेरे एतबार की है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर स्टेट विजिलेंस कर दिया गया एंटी करप्शन ब्यूरो को, नाम थोड़ा लंबा भी हो गया और लोगों के जहन में ये सवाल भी आने लगे कि आखिरकार नाम क्यों तब्दील किया गया इस महकमे का। इसके पीछे की कहानी ये है कि पहले इसका नाम स्टेट विजिलेंस ब्यूरो था, फिर 2022 में एक बार सरकार ने निर्णय लिया कि इसको हम इस एंटी करप्शन ब्यूरो करेंगे, फोकस एंटी करप्शन वर्क पे लाने के लिए। और उसके बाद अब हम लोगों ने ये महसूस किया कि जो हमारा कार्य है वो सिर्फ एंटी करप्शन का नहीं है, वो विजिलेंस का भी। बहुत सारी जांचें ऐसी होती हैं जिनमें हमें ये पहले तय करना होता है कि इसमें विजिलेंस एंगल है या नहीं है। तो विजिलेंस एक बड़ा आकार है जिसके अंदर एंटी करप्शन वर्क आता है। तो इसलिए, और हम लोगों ने सभी राज्यों में देखा कि वहाँ पर क्या नाम होता है। तो कई सारे दक्षिण भारतीय राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट में ऐसे राज्य हैं जिन्होंने कि अपने जो एंटी करप्शन से रिलेटेड बॉडी है उसका नाम स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो है। वो हम लोगों ने एक प्रस्ताव भेजा, वो सरकार ने उसको मंजूर किया, कैबिनेट ने मंजूर किया। तो इसलिए अब इसका नाम स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो है, जिसमें कि जो विजिलेंस एस्पेक्ट है वो भी कवर होता है और जो एंटी करप्शन से रिलेटेड हम लोग प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में केसेस दर्ज करते हैं वो भी इसमें कवर होता है। तो आलोक मित्तल साहब को अपना ये नया किरदार जिसमें आप पिछले कुछ महीनों से हैं बतौर एडीजीपी स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो, ये कैसा लग रहा है? ये तजुर्बा बहुत अच्छा है। मैं पहले भी 2 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सीबीआई और एनआईए में मैं काम कर चुका हूँ। तो सीबीआई में लार्जली एंटी करप्शन वर्क है, तो वही उससे मिलता जुलता कार्य है ये मेरा जो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। और एंटी करप्शन जो केसेस हम लोग करते हैं वो जो हिंदुस्तान का मेन एंटी करप्शन लॉ है जिसको हम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कहते हैं, उसी के तहत कार्रवाई होती है। और इसमें जो उसके प्रावधान हैं एंटी करप्शन एक्ट के, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के, उसके तहत हम लोग कार्रवाई करते हैं। तो हम लोगों का उद्देश्य यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा केसेस करें, अच्छी क्वालिटी का इन्वेस्टिगेशन करें, थोड़ा तेज़ी से इन्वेस्टिगेशन करें, जो दोषी हैं उनको हम पकड़ें और उनके खिलाफ एक अच्छे स्तर की चार्जशीट कोर्ट में फाइल करें जिससे कि उनको हमें सज़ा दिलाने में कामयाबी मिले। हम लोगों का अल्टीमेट पर्पज़ यही है कि जो हम इन्वेस्टिगेशन शुरुआत करते हैं, जो प्रोसिक्यूशन लॉन्च करते हैं, वो कन्विक्शन में एंड होना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए दोषी को। यही पर्पज़ है और इसी को दिमाग में रख के सारा काम किया जा रहा है। सर इससे पहले एनआई के आईजी के तौर पर, फिर आप सीबीआई से एसोसिएटेड रहे, सीआईडी चीफ के तौर पर हरियाणा में आपने तमाम तर जिम्मेदारियों को अदा किया और पुलिस महकमे में अलग अलग तरह से अपनी सर्विसेज को आपने अंजाम दिया। अब एंटी करप्शन ब्यूरो की बागडोर संभाल कर हरियाणा में मैंने कहा कि ये बड़ा ही प्रोफेशनल वर्क है। ये तजुर्बा कैसे मुख्तलिफ है? उससे इसलिए अलग है जैसे कि जो मेरा इससे पहले जो दायित्व था उसमें इंटेलिजेंस का काम था। तो उसमें बेसिकली एक होता है कि एवरीथिंग अंडर द स्काई वाली बात होती है कि आप होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच रखते हैं उसमें, और बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिनको आप कवर करते हैं और वो टाइम सेंसिटिव भी होता है। यहाँ पर जो एंटी करप्शन है इसमें जो मैंडेट है हमारा वो लार्जली विजिलेंस और एंटी करप्शन से रिलेटेड है। तो एक तरीके से वेल डिफाइंड मैंडेट है और उसमें जो काम करने की पद्धति है या जो उसको हमें कहना चाहिए कि एसओपी, उनकी एसओपीज भी वेल डिफाइंड हैं।
हमारे सामने तो चैलेंज है कि जो हमारे पास स्टाफ अवेलेबल है, जो ऑफिसर्स हैं, उससे हम कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा केसेस कर पाते हैं कि नहीं, और जो केसेस हम कर रहे हैं उनमें हम लोग सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर पाते हैं या नहीं, और जैसा मैंने पहले कहा कि उनको सज़ा दिलवाना हमारा मुख्य कार्य है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल वर्क है जिसको कि करने में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आपको ये लगता है कि हाँ, हम लोग एक इम्पैक्ट क्रिएट करने में कामयाब हो रहे हैं। जी, जब आपने ये ओहदा संभाला था तो उस टाइम मीडिया की बड़ी सुर्खियां बनी थी कि जीरो टॉलरेंस रखेंगे करप्शन के खिलाफ आप। और बीइंग अ न्यूज़ प्रेजेंटर हम भी देखते हैं अभी कि रोज़ाना इस तरह की खबरें हरियाणा में कहीं कहीं से सामने आ जाती हैं कि आज वहाँ पर रेड हुई, या किसी अधिकारी को या किसी कर्मचारी को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। तो क्या आप ये महसूस कर रहे हैं कि जिस ज़ीरो टॉलरेंस के एहसास का, जिस ज़ीरो टॉलरेंस के मकसद का आपने जिक्र किया था, वो फुलफिल हो रहा है? हाँ बिल्कुल, जो राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है, जिसको बार बार कहा गया है, उसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि भाई जो भी दरखास्त हमारे पास आएगी, इसमें थोड़ा सा भ्रष्टाचार के मामलों में थोड़ी सी एक दिक्कत ये है कि जो कंप्लेनेंट होता है वो कई बार बताना तो चाहता है अपनी बात को, और वो चाहता भी है कि कार्रवाई हो, लेकिन जो पूरा उसका प्रोसीजर है वो इस तरीके का है, फिर उसको ये लगता है कि मेरी दुश्मनी हो जाएगी, मेरा काम नहीं होने देंगे वो लोग, और फिर मुझे बार बार कोर्ट में जाना पड़ेगा गवाही के लिए। तो वो सब सोच के थोड़ा सा वो लोग कई बार पीछे हटते हैं। तो हम लोग उनको यही हौसला दिलाते हैं कि भाई आप एक बार कंप्लेंट आप करने हमारे पास आए हैं तो हमें आप मौका दीजिए, हम बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे, और आपको अगर कोई बीच में कोई दिक्कत आती है तो उसमें भी हम आपका सहयोग करेंगे। उससे फ़र्क पड़ा है, मैंने अपने ऑफिसर्स को कहा है कि जो कंप्लेनेंट हैं उनको अगर किसी प्रकार की कोई धमकी की बात है या कोई उनके काम में दिक्कत आ रही है तो उसके बारे में जो आवश्यक कार्रवाई है वो करें। और हम लोगों को यही कह रहे हैं कि भाई आप अगर रंगे हाथ पकड़वाएं तो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास भ्रष्टाचार का कोई मामला है जिसकी जानकारी है और आप वो हमें बताना चाहते हैं लेकिन आप खुद फ्रंट में नहीं आना चाहते, तो हमने उनको कहा है कि आप ईमेल के माध्यम से, नॉर्मल डाक के माध्यम से, व्हाट्सएप पे या टोल फ्री नंबर पे बताएं, और साथ में आप ये बताएं कि भाई आपने किसी भ्रष्टाचार के मामले, लेकिन अगर वो किसी अधिकारी के कहते हैं कि वो घूस मांग रहा है, फिर तो उनको ही आना पड़ेगा, क्योंकि किसी कंप्लेनेंट के बगैर रंगे हाथ तो पकड़ना संभव नहीं है। तो ये एक हम लोगों के लिए चैलेंज है। बट फिर भी ऐसे मामलों में मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे ऑफिसर्स हैं फील्ड में एंटी करप्शन ब्यूरो के, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और हम लोगों ने इस बार जो रंगे हाथ पकड़ने वाले जिनको हम कहते हैं ट्रैप केसेस, उनकी संख्या पिछले वर्ष के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। और उसके अलावा भी बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिनमें कि हम लोग अपनी जांच कंप्लीट करके सरकार को लिखते हैं कि हमें उसकी अनुमति चाहिए केस दर्ज करने की, और वो ऐसे केसेस भी हम लोग काफ़ी दर्ज कर रहे हैं। तो पिछले वर्ष के मुकाबले जो हमारे इस बार के ट्रैप केसेस और ओवरऑल केसेस हैं उनमें काफ़ी बढ़ोतरी है, और जब तक ये साल ख़त्म होगा तब तक हम लोगों को लगता है कि हम काफ़ी बड़ी संख्या में केसेस दर्ज करेंगे और काफ़ी बेहतर परफॉर्म करेंगे। यानी ऐसा नहीं है सिर्फ कि आप करप्शन पे लगाम लगा रहे हैं, लोगों का खौफ भी आप दूर कर रहे हैं, उनके डर को भी एड्रेस कर रहे हैं कि लोग डरे ना अगर उनकी आंखों के सामने ऐसी कोई चीज़ हो रही है। तो आपने लोगों से ये भी अपील की है कि आपको इंटीमेट करें, आपके महकमे को इंटीमेट करें अगर वो ऐसी कुछ चीज़ें देखते हैं। उसके लिए आपने हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी? हाँ, हम लोगों के हेल्पलाइन नंबर हैं, टोल फ्री नंबर जैसा मैंने कहा, व्हाट्सएप नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हमारी क्या गतिविधियां हैं। हम कई मामलों में लोगों को गिरफ्तार करते हैं, कई मामलों में हम टेक्निकल चेकिंग करते हैं, तो उसके बारे में हम नियमित रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीज़ लोगों को बता रहे हैं, अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं। हमने अपनी वेबसाइट पे भी अपनी सारे कार्यकलापों के बारे में जानकारी दी है। और एक जो हमारा स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो है, इसकी एक टेक्निकल विंग भी है, और उस टेक्निकल विंग में कई ऑफिसर्स जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं वो पोस्टेड हैं। तो हम लोगों का एक कार्य ये भी है कि जो भी सरकारी निर्माण कार्य चल रहा है, चाहे वो सड़क का हो, पुल का हो, या कोई बिल्डिंग बन रही हो, उसमें जो कार्य हो रहा है वो अच्छी गुणवत्ता का हो रहा है, ये सुनिश्चित करने के लिए हम लोग भी, कभी कोई कंप्लेंट मिल जाती है या कोई सोर्स रिपोर्ट मिलती है
या वैसे इन्फॉर्मेशन आती है, कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हमें बता के जाता है, तो उस पर हम लोग चेकिंग करते हैं और उसमें भी बहुत अच्छे परिणाम आने शुरू हुए हैं। अब कई बार हम लोगों ने बताया है, और हम जब उसमें मौके पे जाके चेकिंग करते हैं तो उसमें हम जो कंप्लेंट, जिसने हमें कंप्लेंट दी होती है, अगर वो कहता है कि हाँ मैं आने को तैयार हूँ, उसको भी हम बुलाते हैं। जो ठेकेदार हैं, वो जो इंजीनियर्स जिस डिपार्टमेंट का काम है, जो लोग उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, हमारे ऑफिसर्स, ये सब लोग मौके पे होते हैं और एक बड़े ही पारदर्शी तरीके से वो चेकिंग की जाती है और उसके जो भी नतीजे होते हैं उससे हम लोग सरकार को सूचित करते हैं। ये जो इंजीनियरिंग विंग जिसका जिक्र आपने किया, ये एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। हाँ, ये काफ़ी अच्छा रोल, और इससे एक अच्छा सा दबाव बना है लोगों को भी इस बात का हौसला है कि भाई अगर उनके जहाँ पे वो रहते हैं या जहाँ काम करते हैं उसके आसपास वो देखते हैं कि भाई सरकारी इमारत बन रही है, या तो बहुत लेट हो गया है या उनको लगता है कि अच्छी क्वालिटी का मटेरियल नहीं यूज़ किया जा रहा है, तो हम लोगों को नियमित रूप से सूचना मिल रही है और उस पर हम लोग बिना किसी एक्सेप्शन के कार्रवाई करते हैं। हमेशा हम लोग अपनी तैयारी करके वहाँ जाके और चेकिंग करते हैं, जिसको हम स्पेशल चेकिंग बोलते हैं, और बड़े ही साइंटिफिक तरीके से काम होता है। जी, क्या ये इनिशियल भी आपकी तरफ से लिया गया? ये जो इनिशिएटिव है ऐसा नहीं है, टेक्निकल विंग यहाँ पर शुरू से रही है और वो अपना काम अच्छी तरीके से पहले भी करते रहे हैं। सिर्फ ये है कि हम लोगों ने उसके बारे में लोगों को बताने की कोशिश की है, प्रोएक्टिवली हम लोगों ने बताया है। हमने अपनी वेबसाइट का जो मेन पेज होता है, होम पेज, उस पे भी इस बात को बड़े बड़े शब्दों में लिखा है कि हमारी एक टेक्निकल विंग है और वो ये कार्य करती है, तो अगर आप हमें सूचना देंगे तो हम उसकी चेकिंग करेंगे। तो शायद इसी का परिणाम है कि अब हमारे पास पहले के मुकाबले ज़्यादा सूचना आ रही है और उसका नतीजा ये हो रहा है कि हम पहले जितने स्पॉट्स पे जाके चेकिंग करते थे उससे कहीं ज़्यादा संख्या में चेकिंग कर पा रहे हैं। यानी कि एक प्रॉपर मैनेजमेंट फ्लो बनाया हुआ है। हाँ, मतलब ये है कि जो हमारे पास जो हमारी कैपेसिटी है, जैसे हमारी कैपेसिटी है इंक्वायरीज करने की और केसेस को इन्वेस्टिगेट करने की, वैसे ही हमारी कैपेसिटी का एक महत्वपूर्ण अंग है हमारा टेक्निकल असेसमेंट करना, स्पेशल चेकिंग करना, जो ऐसे काम हैं जो सरकारी कार्य निर्माणाधीन है, जहाँ पे काम हो रहा है, या अगर काम पूरा भी हो गया फिर भी हम चेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से होती है। तो उस एस्पेक्ट को हमने थोड़ा सा और हम सामने लेके आए हैं, जिससे कि हम ज़्यादा मामले कर सकें। जी, मैंने एक वीडियो आपकी देखी सोशल मीडिया पर, और वो उस वक्त की है जब कोविड ने देश में हाल बेहाल किया हुआ था, लोगों की ज़िंदगी दुश्वार की हुई थी। आप थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए एक अपील करते नज़र आए थे लोगों से कि उनको ब्लड की ज़रूरत है, और मेरा ख्याल है कि ब्लड डोनेट करना मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे अजीम चीज़ों में से एक है। तो आपने न सिर्फ उसके लिए अपील की उस वक्त, और बच्चों के लिए अवेलेबल भी हुआ ब्लड उस वक्त में। तो आपके जानने वाले बताते हैं कि आप ब्लड डोनेशन कैंप्स का हिस्सा खुद भी होते हैं। हाँ, मैं इस ब्लड डोनेशन के कार्य से जुड़ा हुआ हूँ। कई सारी संस्थाएं हैं, ख़ासतौर से फरीदाबाद में, जिनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और फरीदाबाद की ही एक संस्था है फाउंडेशन अगेंस्ट थैलेसीमिया। वो लोग थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चों के लिए बहुत सालों से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब मैं वर्ष 2007-8 में एसपी फरीदाबाद पोस्टेड था, तब मैं उस संस्था से जुड़ा था और आज तक मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। और उनको जब भी ब्लड की ज़रूरत होती है तो हम लोग उसमें मदद करते हैं। बट वैसे वहाँ पर फरीदाबाद में बहुत अच्छा कल्चर है ब्लड डोनेट करने का, तो वहाँ पे शहर में या गाँवों में जब ब्लड डोनेशन कैंप होता है तो मैं वहाँ पे जाता हूँ और लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप वॉलंटरली आके यहाँ पर ब्लड डोनेट करें, और मैं स्वयं भी ब्लड डोनेट करता हूँ। जी, और शायद इसीलिए क्योंकि ये दर्दमंदी रही आपके दिल में शुरू से कि लोगों की तकलीफ़ें किसी हद तक दूर हो सकें, हम भी ज़रिया बन जाएं ऊपर वाले की मेहरबानी से। रोड सेफ्टी पर भी, हाँ, रोड सेफ्टी एक तो हम लोगों का प्रोफेशनल, हाँ, प्रोफेशनल हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनका हिस्सा है रोड सेफ्टी, क्योंकि ट्रैफिक मैनेजमेंट की जो जिम्मेदारी है वो पुलिस की है। और फील्ड में जब ऑफिसर पोस्टेड होता है तो जैसे बहुत सारी ड्यूटीज़ पुलिस ऑफिसर करते हैं, उसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट भी एक बहुत ही अहम ड्यूटी है। और जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, व्हीकल्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आज से 25-30 साल पहले जितना इम्पॉर्टेंट था उससे अब कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। और जो ट्रैफिक मैनेजमेंट का ही आगे हिस्सा है कि हमारे यहाँ हाईवेज़ बहुत सारे नए बने हैं, एक्सप्रेसवेज़ बने हैं, गाड़ियों की स्पीड बढ़ी है, तो एक्सीडेंट्स भी होते हैं। और
उनकी सीवियरिटी भी ज़्यादा होती है। तो जो हमारे देश में समस्या ये है कि अभी भी रोड एक्सीडेंट्स में लोग काफ़ी मृत्यु हो जाती है। जैसे वर्ष 2022 में 1,68,000 से ज़्यादा लोगों की रोड एक्सीडेंट्स में मृत्यु हुई पूरे देश में। हरियाणा में लगातार काफ़ी प्रयास किए गए हैं, राज्य सरकार के लेवल पे भी और पुलिस के द्वारा भी काफ़ी प्रयास किए गए हैं कि रोड सेफ्टी एस्पेक्ट के ऊपर काम किया जाए और जो रोड्स पे हम कहते हैं ब्लैक स्पॉट्स, जहाँ पे रोड एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, उन पे कार्रवाई की जाए। तो उसका अभी नतीजा तो ये है कि हमारे यहाँ हरियाणा में रोड एक्सीडेंट्स की संख्या पिछले साल मतलब वर्ष 2024 में वर्ष 2023 के मुकाबले कम हुई है। और बट ये है कि फिर भी बहुत सारी जानें जा रही हैं। तो ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें कि सभी स्टेक होल्डर्स को काम करने की ज़रूरत है, जिसको हम लोग कहते हैं 4 E's। एनफोर्समेंट है, एजुकेशन है और इंजीनियरिंग है, इमरजेंसी केयर है। तो ये 4 चीज़ें हैं रोड सेफ्टी से जुड़ी हुई। तो इसके बारे में मैं अपने लेवल पे जहाँ तक जो संभव होता है वो करता हूँ और इसमें भी कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो अलग अलग स्तर पे काम कर रही हैं, उनके साथ मिलके काम करता हूँ। तो लग रहा है आपको कि ये कोशिशें रंग ला रही है, लेकिन जैसे आपने मुझे लगता है कि उसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जैसे पूरे दुनिया में ये देखा गया है कि जो 4 E's बोलते हैं, चारों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है रोड इंजीनियरिंग और एनफोर्समेंट। जो ट्रैफिक के नियम कानून हैं उनका एनफोर्समेंट जितना सख्ती से होता है उतना रोड सेफ्टी बेहतर होती है। तो उसके लिए भी अब काफ़ी बेहतर ये हुआ है कि बहुत सारे शहरों में CCTV कैमरे लगे हुए हैं और ऐसे सिस्टम्स लगाए गए हैं जिससे कि जो ट्रैफिक वायलेशंस हैं उनको कैमरा कैप्चर करता है और उसी के बेसिस पे ट्रैफिक चालान इशू होते हैं। और उसके अलावा जो ट्रैफिक की एनफोर्समेंट, ट्रैफिक पुलिस की जो एनफोर्समेंट विंग है वो भी चालान करती है। तो जैसे जैसे लोगों में एक कल्चर डेवलप होगा कि भाई हमने रोड की के जो नियम कानून हैं उनको मानना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत है ओवर स्पीडिंग से और ड्रंकन ड्राइविंग से। एक तीसरी प्रॉब्लम पिछले सालों में जुड़ी है, वो है लोग अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और ड्राइव कर रहे होते हैं। आपने भी देखा होगा, बहुत ही खतरनाक सी बात है। और टेक्सटिंग करते रहते हैं, बात करते रहते हैं। तो ये 3 ऐसी समस्याएं हैं जिनका कि हम सब लोगों को मिलके इसका सोल्यूशन ढूंढना है। जी सर, साइबर फ्रॉड के खिलाफ भी आपकी कंसर्न्स लोगों को समझ में आई हैं। साइबर फ्रॉड से कैसे अलर्ट करेंगे? एक ये बहुत बड़ी समस्या हाल के वर्षों में आई है, जब से कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस डिजिटल मीडियम से होने लगे, जिनको हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। वो हर वर्ग के लोग कर रहे हैं, मतलब चाहे वो यंग लोग हों, वयस्क लोग हों या बुजुर्ग लोग हों, सब लोग अपने मोबाइल के थ्रू डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं। और उसी का फ़ायदा उठा के अपराधियों ने ऐसा किया है कि वो फ्रॉड करने में लगे हुए हैं और काफ़ी लोग नुकसान हो रहा है। तो उसमें क्या होता है कि लोगों को अभी जैसे रिसेंटली स्टॉक मार्केट स्कैम जिसको हम बोलते हैं, लोगों को व्हाट्सएप पे ये बताते हैं कि भाई हम आप शेयर में इन्वेस्ट करें, हम डबल कर देंगे, फिर इतना हो जाएगा। और लोग समहाउ मुझे समझ में नहीं आता कि लोग कैसे इतनी जल्दी विश्वास कर लेते हैं। तो उसमें मेरा तो यही कहना है कि जो एक हमारी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सिस्टम है, जिसमें कि नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है 1930, उस पे ज़रूर अगर किसी के साथ फ्रॉड हो भी गया है तो वो 1930 पे, मुझे कई बार बहुत आश्चर्य होता है कि इतने बार प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और सोशल मीडिया पे आने के बावजूद बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि जैसे ही उन्हें पता लगता है कि साइबर क्राइम हुआ है उनके साथ तो वो क्या करें। तो मेरा सब लोगों से यही अपील रहती है कि भाई 1930 पे कॉल करें। उससे क्या होगा कि आपके पैसे के रिकवर होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और दूसरा मेरा ये कहना होगा कि भाई आप ऐसे व्यक्ति को जिसको कि आप जानते नहीं हैं, जिससे आप कभी इन पर्सन मिले नहीं हैं, उसके ऊपर आप इतनी जल्दी क्यों विश्वास कर लेते हैं? कम से कम उनसे एक बार मिल तो लीजिए, तब भरोसा करिए। दूसरे एंड पे वो ये कहता है कि मैं सिक्योरिटी मार्केट का, शेयर मार्केट का एक्सपर्ट हूँ, मैं आपके पैसे, उस व्यक्ति को आप जानते नहीं हैं। जिस व्यक्ति को आप कभी मिले नहीं, उसके बारे में कुछ आपको पता नहीं, तो उसकी बातों को इतनी जल्दी विश्वास करना और अपनी हार्ड अर्न्ड मनी को उसके पास सौंप देना, ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। तो लोगों को पहली बात तो ये है कि इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए अननोन आदमी के ऊपर। और दूसरा, अगर उनके साथ फ्रॉड हो भी गया है
तो बिना किसी विलंब के 1930 पे सूचित करना चाहिए। मुझे यकीन है कि ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी आप तमाम लोगों के ज़रूर काम आएगी, क्योंकि साइबर फ्रॉड इन दिनों में बहुत आम हो चुका है। लोग समझ भी नहीं पाते कि कब उनके साथ चीटिंग हो जाती और है। इन मामलों में की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन लगा था जिसमें उन्होंने बताया कि जो साइबर अपराध के मामले हैं वो लगभग एक साल में 22 लाख मामले हैं और 22,000 करोड़ से ज़्यादा का लोगों को नुकसान हुआ है। तो ये एक गंभीर समस्या है और सभी लोग इस बारे में रियलाइज़ कर रहे हैं। हरियाणा पुलिस का भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इसमें उन्होंने जो लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है उसमें बड़ी इफ़ेक्टिव कार्रवाई की है और काफ़ी सारा पैसा रिकवर करने में सफलता मिली है पुलिस को। तो लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि भाई अब आज हमने काम कंप्लीट कर लिया। ये लगातार ऐसी चीज़ है जिसमें लोगों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है और पुलिस को अपनी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। आपने अभी तक के करियर में कई इनिशियल्स लिए। फरीदाबाद में आपने महिला पीसीआर की शुरुआत की थी, जो देश की पहली महिला पीसीआर थी। साइबर सेफ कैंपेन गुरुग्राम में आपने लॉन्च किया। ब्लड डोनेशन के लिए आपने लोगों को अवेयर किया है, बेदार किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की बागडोर संभालने के बाद कुछ ऐसा जो आपके विजन का हिस्सा है, कोई लेआउट जो आपके जहन में है? एंटी करप्शन वर्क जो है, जैसा मैंने पहले बताया कि उसमें तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि दो चीज़ें हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी काम पुलिस का तभी कामयाब होगा या एंटी करप्शन वर्क तभी कामयाब होगा जब लोगों का सहयोग मिले, और लोगों के सहयोग के लिए आपको उनको भरोसा देना पड़ेगा कि वो हमारे पास आएंगे तो हम उनकी निष्पक्ष रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे। और लोगों को जो एक समस्या है वो यही है कि उनको लगता है कि हम कंप्लेंट तो कर दें, लेकिन उसके बाद जो इतनी लिखत पढ़त है और फिर उनके पास एंटी करप्शन की जो टीम है उसके पास जाना पड़ता है, जिसके खिलाफ वो केस दर्ज कराते हैं वो उसको दुश्मनी मान लेता है और फिर कोर्ट में भी जाना पड़ता है। तो इस पूरे जो प्रोसेस है उसको देख के वो लोग, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नहीं हिम्मत कर पाते, नहीं सामने आ पाते हैं। तो हम लोगों की जो हमारे लिए चैलेंज है वो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये भरोसा कायम करें कि भाई आप इसमें हमारे पास आइए और हम क्योंकि जब एक स्टेज आएगी जहाँ पे लोगों को लगेगा कि भाई अगर कार्रवाई के लिए हम जाते हैं तो कार्रवाई होती है, तो उससे ऐसे सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी जो सरकारी कार्य को करने से पहले पैसे मांगते हैं, उनके ऊपर भी दबाव बनेगा। उनको भी लगेगा कि भाई पैसे मांगेंगे तो कल मेरे खिलाफ लोग शिकायत करेंगे और फिर मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी। तो वो जो दबाव बनने की प्रक्रिया है उसी को और मजबूत करने के प्रयास में है हम लोग। यानी कि आप साथ में भरोसा भी दे रहे हैं लोगों को कि आपको खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी एक तजवीज़ है यहाँ पे कि अगर आप सामने नहीं आना चाहते तो आप सामने नहीं आइए, लेकिन अगर करप्शन आप अपनी आंखों से होते हुए कहीं देख रहे हैं तो उसको एनी हाउ महकमे तक पहुँचाइए ताकि इसको ख़त्म किया जा सके। यानी कि सीधे अल्फाज में मैं कहूँ तो आपकी कोशिश दरअसल ये है कि आप लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि कौन सी बात कब कैसे कहाँ की जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो कानून है हमारा, एंटी करप्शन लॉ है, वो ये कहता है कि जो घूस मांग रहे हैं वो दोषी हैं, तो जो घूस दे रहे हैं वो भी दोषी हैं। उसमें बस इतना उन्होंने ज़रूर कंडीशन लगाई है कि अगर किसी से घूस मांगी जा रही है और वो उस बारे में सरकारी एजेंसी को, जैसे स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो को सूचित कर देते हैं एक समय सीमा के अंदर, तो वो उनका अपराध नहीं है। लेकिन अगर किसी केस की तफ्तीश में ये पता लगता है कि फलाने ऑफिसर को फलाने व्यक्ति ने घूस दी थी अपना काम कराने के लिए, तो कानून के मुताबिक घूस देने वाला भी दोषी है। जी, हम पहले एक कहावत सुना करते थे, बड़ी आम थी, ये जाहिर सी बात है आपने भी सुनी होगी कि अगर रिश्वत लेते हुए पकड़े जाओ तो रिश्वत देकर छूट जाओ। अब जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, बीइंग अ न्यूज़ प्रेजेंटर, रोज़ाना कहीं ना कहीं से इस तरह की एक आध खबरें सामने आ जाती हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से रंगे हाथों रिश्वतखोरों को पकड़ा गया, वो चाहे अधिकारी हैं या फिर कर्मचारी है। क्या इस कहावत को भूलने के सफ़र में हैं लोग? हाँ बिल्कुल, मेरे हिसाब से ये मान के चलना चाहिए उनको कि जो लोग रिश्वत मांग रहे हैं और हमारे पास सूचना आएगी तो हम बिल्कुल निश्चित तौर पे उनको पकड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जी, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी आखिर में आपसे कि हेल्पलाइन नंबर्स के अलावा आम लोगों के पास वो कौन से विकल्प हैं कि वो महकमे तक, आप लोगों तक, अगर वो कुछ ऐसा देख रहे हैं तो उसको
पहुंचा सकें आसान तरीके से? इसमें कई तरीके हैं। एक तो हर जिले में हमारा एक कार्यालय है जहां पर कि वो आके और अपनी सूचना दे सकते हैं, और उनके बारे में वो कार्यालय कहाँ पे है वो हमारी वेबसाइट से पता चलता है। दूसरा ये है कि आप डाक से भेज सकते हैं अपनी कंप्लेंट को, तीसरा ईमेल कर सकते हैं, चौथा व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, और पांचवा टोल फ्री नंबर से बता सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से आज के युग में अगर इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो वो दे सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा कि अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई बड़ा भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है और आपको किसी भी कारणों से उसके बारे में जानकारी है, आप उसके सामने उस मामले में खुद कंप्लेनेंट नहीं बनना चाहते हैं, तो आप आराम से अपनी बात लिख के भेजें और साथ में ये बता दें कि भाई हम नहीं इसमें खुद कंप्लेंट देना चाहते हैं। तो हम लोग इस बात को ध्यान में रखते हुए जो करप्शन का मसला है उस पर जांच करके कार्रवाई करें, मतलब आगे बढ़ेंगे, और जो अपनी पहचान को गुप्त रखना चाहते हैं उनकी पहचान को गुप्त ही रखेंगे। मुझे खुशी है आलोक मित्तल सर की ये जो मुहिम आप लोगों ने चलाई है जीरो टॉलरेंस की, और राज्य सरकार का भी यही एक मकसद है कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाए रखनी है। भ्रष्टाचार, करप्शन, ऐसी कोई चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो हम भी किसी न किसी तरह उस मुहिम का हिस्सा हो रहे हैं। हमारे शो के ज़रिए, हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोग ये जानेंगे कि एंटी करप्शन ब्यूरो की क्या क्या कवायदे हैं, और जो लोग अभी तक खौफजदा हो रहे थे या जिन्हें डर था किसी बात का कि अगर हमने बताया तो हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं तो आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ जो हम लोग कार्रवाई करते हैं उसको आप लोग प्रमुखता से दिखाते हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी इस खास बातचीत में शामिल होने के लिए। एंटी करप्शन ब्यूरो के एडीजीपी आलोक मित्तल साहब ने तफसील से तमाम चीज़ें डिस्कस की आपके सामने। ख़ास बात जो उन्होंने बताई वो ये कि अब स्टेट विजिलेंस के हिस्से के तौर पर भी वो अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर रहे हैं। इस सारी बातचीत के बाद जितना उनको जाना, जितना उनको समझा, मैं मित्तल साहब से विदा लेना चाहती हूँ अल्फाज के साथ कि मैं सूरज हूँ, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा, रह रह कर पढ़ोगे तुम मुझे वर्क वर्क, रह रह कर पढ़ोगे तुम मुझे वर्क वर्क, मैं जिंदगी के इतने सबक छोड़ जाऊंगा। इसी के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम अधिकारी में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार किसी और शानदार अधिकारी से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार। सही फैसला तो कुछ सालों पहले आपने लिया था, मुझे सही जगह पढ़ने भेजकर। भूल गए? सवाल 4 साल का नहीं, पूरी जिंदगी का है।